प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 हम पढ़ेंगे। इसमें दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ये बाध्यता नहीं है कि ऐसे लगाइए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड मतलब दिए गए नंबरों का हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे और उसके बाद उसमें से मौसो और लौसो को ज्ञात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है 12, 15 और दे दिया है 21। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि मौसो और लौसो बताइए अभाज्य गुणनखंड करके। तो हम उसको देखते हैं। तो इनका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो अलग अलग करना है आपको, या तो ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर है तो इसको आप गुणनखंड करते हैं तो देखो 12 का फैक्टर करोगे तो 2 दूई 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, और इसी के आधार पर इसको पकड़ लो। 15 का करते हैं तो 3 बचे 15 हो गया। अगर 21 का करते हैं फैक्टर तो 3 सते कैसे हो गई ने। तो मौसो देखो मौसो इनका का भाई ने भाई, तो मौसो तीनों में क्या कॉमन मिल गया 3, तो मौसो हो गया आपका। ठीक है, और लौसो, तो लौसो की बात करेंगे तो जो 3 कॉमन मिला उसको तो लिखना ही है। और उसके बाद जिनाई मैच कर लो कि उठा लो, इनको भी उठा लो 2 गुणे 2 और इन दोनों को भी नोट कर देंगे 5 गुणे 7। इनको गुणा कर लो 2 दुआई 4, सॉरी यहाँ से 3 दुआई 6, 6 दुआई 12, 12 पचे 60 और 60 के गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 छक्के 42 यानी 420। लौसो हो गई ने 420। ठीक है, इसी प्रकार इसमें का दूसरा जो चल नहीं रहा है 23, 29, तो इसमें अगर फैक्टर करते हैं इन लोगों का तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17 ही होगा और 23 का भी 1 गुणे 23 लिख देंगे और 29 का 1 गुणे 29 लिख देंगे। तो यहाँ पर मौसो की बात किया जाए तो मौसो क्या मिला तो 1 हो गया और लौसो 23 गुणे 29 तीनों को गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आएगा 11 339। तो ये आपका लौसो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 8, 8, 9, 25 तीसरा है। तीसरे में दिया है 8, 9, 25 का लौसो। तो 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का फैक्टर करते हैं तो 3 गुणे 3 और 25 का फैक्टर करते हैं तो 5 गुणे 5। इसमें कोई भी एक को नंबर एक जैसा नहीं मिला तो यहाँ मौसो 1 हो जाएगा और यहाँ भी लौसो की जब बात करेंगे तो सभी को गुणा करना है तो ये मतलब 8 ही है और 9 और 25। अगर इन तीनों को गुणा कर दिया जाता है तो ये 1800 हो जाएंगे। गुणा करके आप देखेंगे तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 में जो 3 प्रश्न दिए गए थे कि इनका लौसो और मौसो निकालिए तो ये प्राप्त हो गए। तो इनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अगर HCF किसी नंबर का नंबर दिया है 306 और 657 का HCF दिया है 9, तो कह रहा है कि LCM बताओ इसी नंबर का 306 और 657 का हमको LCM ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर मौसो दिया हो 2 संख्या दिया गया हो तो उस कंडीशन में सूत्र क्या होता है तो हमको लौसो नहीं निकालना है तो LCM का मतलब है लौसो। तो इस कंडीशन में होता है दोनों संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मौसो। लौसो बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मौसो। तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है
बट्टे 909 है। अब देखो जब उसको कैलकुलेटर कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर। तो 9 से देखो कौन काट दे, तो कोई भी नंबर इसमें से दोनों में से कोई काट सकते हो। चलो इसको काट दिए, तो 9 के पहाड़ा में ये देखो कितना बार में 65 कटेगा, तो 9 सत्ते 63, ठीक है। तो बच गया 306 गुणे 73। तो हम 306 में 73 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 छके 18, 3 शून्य शून्य यहाँ से लेके 3 त्रिके 9। अब 7 छके 42 और 7 शून्य शून्य तो 4 यहाँ नोटे कर लेंगे, और 3 सत्ते 21, 8 3 ये हो गया 13 2 2, तो 22 338। इसका आंसर आ गया 22 338। ये लॉसो मिल गया, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिया है, कह रहा है जांच करो और बताओ कि प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर यानी n से जिसको डिनोट करते हैं, तो उसके लिए अगर 6 के पावर n कर दें तो जो अंक हमको प्राप्त होगा, 6 के पावर n कर देंगे तो उसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या 0 पर समाप्त होगा। अब 6 के पावर n का मतलब क्या है इसका, तो n प्राकृतिक संख्या है, तो n के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि अगर हम 6 के पावर n लिख दें तो क्या इसको हल करेंगे तो इकाई का नंबर 0 मिलेगा, ये हमको सोचना है। तो देखो यहाँ पर 6 के पावर n के मान है गुना में, तो 6 के पावर 1 कर दिए, और 6 के पावर 1 का मतलब 6। तो बताओ इकाई के नंबर 6 मिल गया, 0 तो अभी नहीं किया। अगर हम 6 के पावर देखो n की जगह पर हम 2 रख दिए, ठीक है, तो 6 में 6 से गुणा करो 2 घात है तो ये कितना हो गई ने 36। इकाई के नंबर तो 6 आ गया। अगर हम 6 के पावर 3 रख दें तो हमें 3 बार गुणा करेंगे, तो देखो 2 बार में 36, और 36 में फिर से 6 से गुणा करा, 36 को 6 6 3 18, 18 3 21 216। अगर हम इसका पावर कितना रख दें, 4 रख दें, तो बताओ तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब बताओ 3 बार में तो इतना वही है 216, लेकिन एक बच रहा है ना, तो इसका इसमें गुणा करो तो देखो कितना आ रहा है 36 और 6 और हासिल 3 9 और 6। अगर हम 6 के पावर 5 रख दें तो कुछ भी आप रख दें, यक्स कर रहे हैं कि 6 के पावर n की जगह पर कोई भी नंबर रख रहे हैं तो देखो इकाई के नंबर क्या मिलता जा रहा है, 6 मिलता जा रहा है, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। आज कर लिया कि 6 के पावर n और n एक नेचुरल नंबर है, यानी n के स्थान पर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रख देंगे तो उसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इकाई के नंबर 0 नहीं आएगा, यानी इसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः यह कथन क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे अतः 6 के पावर n में n के स्थान पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर 0 पर समाप्त नहीं होगा, पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी यह कथन गलत है, यानी n के स्थान पर कोई भी नंबर रख दें उसका मान 0 पर समाप्त नहीं होंगे। देखिए 7 छठ की ये जो संख्याएं दी गई हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। भाज्य का तात्पर्य है कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटे और उसको दूसरा कोई भी काट दे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं का मतलब है जो संख्या कर पाए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए कि ये संख्या भाज्य संख्या है कि
नहीं है, इसको हमको जांच करना है। ठीक है, तो जांच करते हैं। तो इनको क्या करना होगा, जो नंबर दिए गए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, यानी देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, तो इनको हम गुणा करके देखेंगे। जो नंबर हमको प्राप्त हो रहा है क्या वो दूसरों से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखो 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 77 हो जाएगा, और गुणे 13 प्लस 13। अब जब इनका गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 को 1 नोट करेंगे और आपका हासिल 9 हो जाइए, और पुनः 13 सत्ते 91, 91 में 9 जोड़ लेना है तो हो जाएगा 100, यानी हो गया 1001 प्लस 13। अब 13 को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1014। अब देखिए ये जो नंबर हमको प्राप्त हुआ, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालें तो 1014 मिल गया। ठीक है, तो ये बताओ 1014 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो सम संख्या है, और सम संख्या को कोई भी काट सकता है, ये अपने आप से कटेगा और दूसरों से भी कटेगा। जबकि विषम संख्या भी बहुत ऐसी होती हैं जिनको दूसरा कोई नंबर विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर ये भाज्य संख्या है। अब कह देंगे कि इस संख्या को, मतलब 1014 को, बहुत ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 1014 दूसरी या दूसरे संख्याओं से भाज्य होगा। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इनको जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ऐसे दिया हुआ है। तो जब हम इनका गुणा करना शुरू करेंगे तो देखो कितना हो रहा है। तो मान लीजिए कि पीछे से गुणा करेंगे तुरंत बड़ी नंबर हमको मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए इधर से गुणा करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप 5 को तो पहले लिख लो भाई, इसको नहीं पहले जोड़ेंगे, हम सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे तब जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आप 1 दुआई 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, और 24 पच्चे 120। ठीक है, और 120 का जब गुणा करेंगे 6 में तो 120 का नहीं कर पा रहे हैं तो 12 का गुणा कर दीजिए, 12 छक्के 72, एक जीरो नोट कर लीजिए। तो 7 गुणे 72 मतलब 720। ठीक है, अब 7 का गुणा कर लीजिए, तो 7 शून्य 0, 7 दुआई 14, और 7 सत्ते 49, 1 50। ठीक है, 40 50 मिल गया, यानी 5040 प्लस यहाँ 5 है, ये है, इनको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 50 45, यानी 5045। अब यहाँ देखिए कि 50,045 करें, 5045 जो है ये, इसको कोई दूसरा संख्या नहीं काट सकता है। ऐसा नहीं ना है कि इसको दूसरा कोई नहीं काट पाएगा। अगर 29 होता केवल, या 41 होता, या मान लीजिए 19 होता, 101 होता, तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब यह किसी के पहाड़ा में नहीं आते हैं, या इनको कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो इकाई कहेंगे क्या आ गया, 5 आ गया। तो अगर हम इसमें हम 5 से ही भाग दें तो 5045 को 5 एक ऐसी संख्या है जो विभाजित कर देगी, यानी पूर्ण रूप से काट देगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या है, हम कहेंगे कि यह भाज्य संख्या है। और प्रश्न हमारा पूछ रहा था कि क्या ये सब नंबर भाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पर कहने वाले हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ नोट कर देंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं, यहाँ कहेंगे कि 5045 दूसरों संख्याओं से या दूसरे संख्याओं से भाज्य है या विभाज्य।
होगी, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर ये संख्या दूसरों संख्या से नहीं कटती तो कहते कि भाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आधार पर एक और प्रश्न हमको दिया है 7। देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है तो उसके चारों ओर एक सर्किल नुमा एक पथ बनाया गया है। ठीक है, तो इस पर आपको दौड़ लगाना है। जैसे रेस सर होते हैं, बच्चे आर्मी के लिए रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो फील्ड पर जाते हैं तो गोलाकार ही पथ रहता है, रास्ता रहता है जिस पर वो दौड़ते हैं सब गोल गोल। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सोनिया, इस सर्किल के किनारे के स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दें और एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब सोनिया और रवि यहाँ खड़े हो गए, रवि भी हो गया है खड़ा और सोनिया भी खड़ी हो गई और दोनों लोग ऐसे दौड़ना शुरू करेंगे। कोई व्यक्ति है जो सीटी बजाएगा और ये लोग भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक ही दिशा में। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि कितने समय के बाद, मान लो यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः आकर दोनों एक के ठहर एकत्रित हो जाएंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न कह रहा है सोनिया द्वारा इस पथ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। सोनिया द्वारा पथ की एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। 18 मिनट लेती है सोनिया, लेकिन जब रवि उसी का एक चक्कर लगाता है, रवि द्वारा पथ सर्किल के अनुसार है, वृत्ताकार पथ, यहाँ लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगता है। रवि जब उसी पथ पर दौड़ता है तो उसको 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब तुम सोचो कि रवि आधा चक्कर कितना टाइम में पूरा कर लेगा? 6 मिनट में। जब 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा दिया तो रवि 6 मिनट में आधा चक्कर लगा देगा, लेकिन सोनिया 9 मिनट में आधा चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो तुम सोचो अगर रवि यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और 12 मिनट में यहाँ आ जाता है, ठीक है, सोनिया 12 मिनट में कहाँ तक गई रहेगी? तो देखो अगर 6 मिनट का हम विभाजन करें तो रवि 6 मिनट में आधा दूरी तय कर लेता है और अगले 6 मिनट में आधा तय करता है तो यहाँ पर चला आएगा। लेकिन सोनिया अगर दौड़ना शुरू करती है तो इसको 3 भागों में बांटो। 6 मिनट में इतना दूरी कवर करेगी सोनिया, पुनः अगले 6 मिनट में इतना दूरी कवर करेगी और अगले 6 मिनट में इतना दूरी कवर करेगी। मतलब अगर रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तब तक सोनिया 12 मिनट में कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ पहुँच रही है। देखो रवि 6 मिनट में यहाँ ना आ गया है, अगले 6 मिनट में पूरा कर देगा चक्कर। 12 मिनट में एक चक्कर मार दिया, लेकिन सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो सोनिया अगर जब रवि यहाँ पहुँच गया 12 मिनट में, तो सोनिया उस समय कहाँ पहुँची रहेगी हम पता करते हैं। तो देखो
सोनिया 6 मिनट में यहाँ पहुँची और रवि 6 मिनट में यहाँ पहुँच गया है। लेकिन अब रवि जब दौड़ना शुरू किया है तो अगले 6 मिनट में यहाँ आया, तो सोनिया यहाँ से चल के यहाँ आ गई। ठीक है, तो सोनिया यहाँ पर आई है और रवि यहाँ आ गया। तो अगर सोनिया यहाँ आएगी तब तक रवि, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में सोनिया को कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। तब तक रवि यहाँ से कहाँ चला जाएगा, आधा दूरी फिर से एक मार देगा, आधा चक्कर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब देखो सोनिया एक चक्कर मारी तो रवि कितना चक्कर मार दिया, 1.5 चक्कर। सोनिया को 18 मिनट लगा एक चक्कर लगाने में, तो 18 मिनट में रवि कितना चक्कर लगा दिया, 1.5 चक्कर लगा दिया। अभी बताओ फिर से अगर पीछा करे, सोनिया इसका पीछा करे, तो अगर सोनिया क्या करती है, यहाँ पहुँचे अगर 6 मिनट में, तब तक रवि दूसरा चक्कर पूरा कर देगा। ठीक है, अब सोनिया यहाँ पर आ गई और रवि दूसरा चक्कर पूरा कर दिया, तो फिर से रवि तीसरा चक्कर लगाया। तो तीसरा चक्कर, अब देखो सोनिया यहाँ पर आ गई है ना 6 मिनट, कितना मिनट में, 6 मिनट में। अब यहाँ से यहाँ तक आने में सोनिया को कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। देखो 6 मिनट इतना, 6 मिनट इतना, यहाँ से सोनिया यहाँ आएगी तो कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। अब देखो और रवि दूसरा चक्कर पूरा करके यहाँ खड़ा है और सोनिया यहाँ पर है, तो सोनिया आगे बढ़ेगी तब तक रवि दौड़ जाएगा। तो ये बताओ सोनिया 12 मिनट में यहाँ आएगी तब तक रवि फिर से 12 मिनट में एक चक्कर लगा देगा। एक मतलब सोनिया 2 चक्कर लगाती है तो रवि 3 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 3 चक्कर में रवि का कितना टाइम लग गई, 36 मिनट। भारती आई और 2 चक्कर में सोनिया का कितना टाइम लग गया, 36 मिनट। यानी 3 चक्कर के बाद दोनों एक दूसरे को पहले स्थान पर मिल जाएंगे। तो कितना टाइम लगा, 36 मिनट के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कहाँ आकर मिलेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो अगर 2 से काटते हो तो 6, आई हो जाइए 9, पुनः 2 से कटेगा 3, यह 9 ही रहेगा। यह 3 से कटेगा 1 और 3 से। ठीक है, तो लॉस देखो तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूंगा 4, 3 12, 3 36 मिनट। तो लिख देंगे सोनिया तथा रवि पुनः एक स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, यह कंडीशन था, यानी यही हमको ज्ञात करना था। अगर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो पुनः कितने समय के बाद एक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद एक स्थान पर मिल जाएंगे।